बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं आज के दिन के अंदर, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। सबसे पहले तो ये कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के हवाले से जो उनकी राह में रुकावटें हायल थी, वो लग ये रहा है अदालती कार्रवाइयों के हवाले से कि वो दूर होती जा रही हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबर्स की बात करें तो उनके गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। इस बारे में हम बात करेंगे। जो नायब है वो अदालत की सीढ़ियाँ चढ़ते ही दम तोड़ गया, इस बारे में भी हम बात करेंगे। मरीम नवाज़ शरीफ ने इमरान खान के राज खोल दिए, वो कौन से राज हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि मरीम नवाज़ ने इमरान खान के ऊपर क्या इल्ज़ामात लगाए और उन इल्ज़ामात की हकीकत क्या है, क्या वो सच्चे इल्ज़ामात भी हैं कि नहीं हैं। और आखिर में हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे कि इमरान खान साहब जो जलसों की सियासत कर रहे हैं, जो तस्वीरी सियासत कर रहे हैं, जो वो एग्रेसिव सियासत कर रहे हैं, उसकी हकीकत क्या है। और वो इसलिए बात करना ज़रूरी है क्योंकि इमरान खान साहब जो जलसों में बात करते हैं, सोशल मीडिया पर उनके फ्रंट लाइनर्स बिल्कुल ही कोई और बात कर रहे होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बिल्कुल बात करेंगे। सबसे पहले हम इस चीज़ की बात कर लेते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से आज जो तमाम तर कार्रवाई हुई अदालत के अंदर, उससे यही पता चल रहा है कि जी अनकरीब मरीम नवाज़ साहिबा को जो है वो रिलीफ मिलने वाला है। ये अब हफ्तों की नहीं दिनों की बात है एंड विद इन डेज़ आप देखेंगे कि मरीम नवाज़ के ऊपर भी ये जो मामला है ये दम तोड़ देगा। ये जो उनके ऊपर इल्ज़ामात है दम तोड़ देगा। अब बताती हूँ इल्ज़ाम क्या है। एवनफील्ड रेफरेंस से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तों में समाअत के दौरान जो नैब प्रोसिक्यूटर ने ये एतराफ़ किया है कि जायदाद ख़रीदने में मरीम नवाज़ का किरदार नहीं था। ये मैं एज़ इट इज़ ये जो बात है उसको कोट करके पढ़कर आपको सुना रही हूँ ताकि आप लोग को क्लैरिटी मिल जाए कि इतने महीनों से बल्कि सालों से जो मरीम नवाज़ साहिबा इस केस के अंदर बार बार प्रेजेंट हो रही हैं। और सिर्फ वही नहीं बल्कि कैप्टन सफदर साहब भी हैं इसके अंदर, कैप्टन रिटायर्ड सफदर, उनकी अपीलों के हवाले से समाअत जो है वो जारी है और ये 2 रुकनी बेंच जो है ये कर रहा है। और मामला है यही एवनफील्ड फ्लैट्स का, वही एवनफील्ड फ्लैट्स जो कि लंदन में, जिसके बाहर आज भी जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो उसके बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स कुछ ना कुछ तमाशा लगाए बैठे हैं। तो ये उसी हवाले से इन केस की समाअत थी। अच्छा, अब ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है कि जो नैब है वो अपने घुटनों पर नज़र आया, इसलिए क्योंकि नैब के पास कुछ नहीं था अपना केस प्रूफ करने के लिए। नैब के हवाले से इसलिए बात यहाँ पे ज़्यादा हो रही है क्योंकि जो पिछली हेयरिंग थी उसके अंदर मरीम नवाज़ साहिबा के जो वकील हैं उन्होंने अपने तमाम तर दलाइल मुकम्मल कर लिए थे और आज जो पेशी हुई उसके अंदर बेसिकली नैब ने अपने दलाइल देने थे। दलाइल क्या देने थे? उन्होंने अपनी तरफ से सारे सबूत देने थे, उनके ऊपर जरा करनी थी। और नैब ने बेसिकली आज के दिन अपना जो केस है उसको ये बिल्टअप करना था कि हाँ भाई मरीम नवाज़ किस तरह से गिल्टी हैं, किस तरह से वो कल्प्रेट हैं, क्यों उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है और क्यों उनको सज़ा होनी चाहिए। ठीक है। और अगर मैं इसका 1 लाइनर आपको दूं तो नैब के पास कुछ नहीं था। नैब की मैं ये कहूँ कि बहुत ही बेइज्जती हुई है, या अगर मैं तमीज़दार ज़बान में कहूँ तो नैब की खूब इज़्ज़त अफजाई हुई है। मतलब इससे अच्छी इज़्ज़त अफजाई जो है वो नैब के रीसेंट टाइम्स में कहीं नहीं हुई होगी। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो ऑब्जर्वेशंस आए हैं उस हवाले से, और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, माजी में जितने भी जो PMLN के फ्रंट लाइनर्स हैं, कोई भी जो कि नैब ज़दा रहे हों, जैसे ही नैब कोर्ट की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उनके इल्ज़ामात, उनका केस इतना कमज़ोर हो जाता है कि अदालत के अंदर 1, 2, 3 पेशियों से ज़्यादा टिक ही नहीं पाता। अब मरीम नवाज़ साहिबा के भी इस केस के हवाले से इसी किस्म की सूरत हाल सामने आ रही है। खैर लंबी चौड़ी ऑब्जर्वेशन है, मैं 2-3 ऑब्जर्वेशन आपके सामने पढ़ती हूँ। तो जो सबसे पहली बात कि ऑब्वियसली नैब ने जो है वो एतराफ़ किया है कि जायदाद ख़रीदने में मरीम नवाज़ का किरदार नहीं था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एतराफ़ है। दूसरी बात यह कि जस्टिस आमिर फारूक ने नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमे के दौरान ये रिमार्क्स दिए हैं नैब को। जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि भाई नैब को कि आप अपने आप को बंद गली में लेकर के जा रहे हैं। मतलब नैब की परफॉर्मेंस जो थी वो इस हेयरिंग के अंदर बिल्कुल ठीक नहीं थी और कुछ बैद नहीं है कि अगर कुछ दिनों के अंदर मरीम नवाज़ का केस खारिज हो जाए और उनको ये रिलीफ मिले, और ये मेरिट पर रिलीफ मिलेगा। ऐसा कोई रिलीफ नहीं है वो रिलीफ जिसके बारे में फवाद चौधरी साहब ट्वीट कर रहे हैं। मतलब फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, ये ट्वीट चल भी रहा है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। मरीम नवाज़ के केस के हवाले से कह रहे हैं कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैरान कुन मुकदमा चल रहा है। मरीम नवाज़ के खिलाफ अपील पर नैब के वकील शहबाज शरीफ के मुकर्रर करदा हैं। अदालत उनसे सवाल पूछ रही है कि इसको समझ नहीं आ रही कि वो डिफेंस का वकील है या प्रोसिक्यूशन का। ये अजीब मंजर आपको पाकिस्तान के मीडिया पर नज़र नहीं आएगा माशाल्लाह। अब मतलब अब फवाद चौधरी साहब जो उसमें सनसनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं,
नॉट टू फॉरगेट कि ही इज़ अ लॉ एक्सपर्ट हिमसेल्फ। फवाद चौधरी साहब, इनके भाई फैसल चौधरी साहब अच्छे वकील हैं, वकालत को समझते हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं। और इसके बावजूद अगर फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं, क्योंकि नैब की तो आज मिट्टी पलीत हो गई ना, क्योंकि और ये मैं बार बार ये कहने पे मजबूर हूँ कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले माजी में भी, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली ये मरियम नवाज से रिलेटेड केस था, नैब अपने दलाइल के अंदर कुछ साबित ही नहीं कर सका, नैब के पास कुछ था ही नहीं इस केस के अंदर। और जस्ट बिकॉज के नैब के पास कुछ नहीं था, नैब जो था वो वीक फुटिंग पे था, और ये नज़र आ रहा है कि मरियम नवाज़ को अब रिलीफ मिलने वाला है, मरियम नवाज़ के ऊपर से केस ख़त्म होने वाला है अनकरीब आने वाले दिनों में, तो इसको भी फवाद चौधरी साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नया एंगल दे दिया। और वो एंगल ये था कि भाई वो जो नैब का वकील है ना, वो जो है वो शहबाज शरीफ ने लगाया था। तो भाई वो जो वकील है वो कैसे, मतलब इनका मतलब ये है कि जो नैब के वकील हैं वो इनकॉम्पिटेंट है। फवाद चौधरी साहब बेसिकली ये कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि वो जो नैब के वकील है ना वो भी पटवारी हो गए, उनका यही मतलब है। क्योंकि यही कहते हैं ना, जैसे सहाफ़ियों को लिफाफा कह देते हैं कि भाई नून लीग लिफाफा दे रही है, पटवारी कह देते हैं, तो फवाद चौधरी साहब जो है वो यही कह रहे हैं कि जो नैब के वकील है वो शहबाज शरीफ के मुकर्रर करदा है, या आप उनकी ट्वीट में देख लें। तो वही बात आ गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब ये नज़र आ रहा है, ख़ासतौर पर फवाद चौधरी साहब को नज़र आ रहा है कि भाई मरियम इज़ गोइंग टू गेट अ बिग रिलीफ, मरियम और PMLN के बहुत से जो इस हवाले से केसेस हैं उनके अंदर उनको रिलीफ मिल रहा है। आप देखिएगा अनकरीब मरियम नवाज़ का वो जो पासपोर्ट वाला मामला, मैं आपको पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, उनको बहुत अनकरीब उनको पासपोर्ट मिल जाएगा। 27 तारीख को उसकी हेयरिंग है और अनकरीब इनको पासपोर्ट भी मिल जाएगा मरियम नवाज़ साहिबा को। और फिर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर इसके ऊपर एक नया बबेला, तो क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रीएम्प्ट कर लेती है चीज़ों को, उसको पता चल जाता है कि अच्छा अब ये अगर होने वाला है तो ये हम ऐसे तो नहीं होने देंगे, इसके अंदर ना कोई सस्पेंस डाल दो, कोई सनसनी डाल दो, इसका भी कोई प्रोपेगेंडा कर दो। तो वही चीज़ जो है वो इस मामले में हो रही है। लेकिन जो दूसरी खबर है उसके बारे में जो है वो फवाद चौधरी साहब ने उसके बारे में ट्वीट नहीं किया है। वो खबर पता है किसके हवाले से है? वो उस शख्सियत के हवाले से है जिसने अपनी तरफ से IMF को साबोटाज करने की भी, ओहो इमरान खान की बात नहीं कर रही, इमरान खान तो हैं वो जो उनके नीचे, जो उनके अंडर आते हैं इमरान खान के, मैं उनकी बात कर रही हूँ। शौकत तरीन साहब, वो ऑडियो कॉल आई थी ना, याद है ना, 2 लीक्स आई थी उनकी जी। शौकत तरीन साहब, उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। भाई वफाकी तहकीकाती एजेंसी विच इज़ FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर और साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को वज़ीर ख़जाना KP तैमूर सलीम झगड़ा को वफाक से ताउन ना करने की कॉल करने के मामले पर तलब कर लिया। अच्छा, तलब कर लिया, यहाँ तक तो ठीक है। आगे मैं आपको तफसीलात बताऊँगी ना तो आपको भी पता चल जाएगा कि शौकत तरीन साहब के साथ कोई चंगी नहीं हुई। भाई उन्होंने खुद करवाया, शौकत तरीन ने जो करवाया, मतलब आप फ़ोन कर रहे हैं और फिर आप एक तरह से मुल्क से गद्दारी के बराबर है कि आप IMF की सारी प्रोसीडिंग्स को, उसकी पूरी जो डील है उसको साबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे टाइम पर जब ये मौजूदा हुकूमत कोशिश कर रही थी कि किसी तरह कुछ बन पाए। शौकत तरीन को इंक्वायरी में बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 21 सितंबर को सुबह 10 बजे तलब किया गया है। ओके, शौकत तरीन को वज़ीर ख़जाना KP तैमूर सलीम झगड़ा को फ़ोन करने पर तलब किया गया है और FIA के नोटिस में कहा गया है कि अगर शौकत तरीन साहब हाज़िर नहीं होते इन पर्सन, अगर वो प्रेजेंट नहीं होते तो ये समझा जाएगा कि शौकत तरीन साहब के पास अपने दिफा यानी अपने डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए या सफाई में कुछ कहने के लिए नहीं है। तो भाई ये जो घेरा है ना, ये जो है ये घेरा ये बहुत ज़्यादा तंग होने वाला है। और इसके अलावा जो दीगर अदालती मुकदमात हैं वो तो अपनी जगह पे जारी व सारी हैं, जो कि चल रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, चाहे वो इमरान खान साहब की तौहीन अदालत का मामला हो, चाहे वो इमरान खान साहब के दहशतगर्दी के हवाले से मामला हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के अंदर OA इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत वाला तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला हो, चाहे वो फॉरेन फंडिंग का मामला हो, देयर इज़ अ लिस्ट, चाहे तोशा खाना का मामला हो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, ठीक है। अब ये जो है ये एक और कड़ी है जिसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी फ्रंट लाइनर्स और जो सीनियर लीडर्स हैं उनके खिलाफ जो है वो घेरा तंग होता चला जा रहा है। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं कि किस तरीके से मरियम नवाज़ ने 2 चीज़ें, एक तो इमरान खान का राज खोल के रख दिया और दूसरा इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया और उस इल्ज़ाम की हकीकत क्या है। पहले मैं बता देती हूँ कि जी उन्होंने इल्ज़ाम क्या लगाया। इल्ज़ाम ये लगाया मरियम नवाज़ साहिबा ने कि आपको पता ना कि चकवाल जलसे के अंदर वो जो इमरान खान साहब बहुत कैरेड अवे हो गए थे इतना ज़बरदस्त जलसा देख करके और बहुत गुस्से में थे और बहुत एग्रेसिव थे क्योंकि कुछ हो रही ना रहा, उनके मतलब की कोई चीज़ नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर X मिस्टर Y फ़ोन कर रहे हैं, धमका रहे हैं। और क्या उन्होंने बोला? उन्होंने कहा कि भाई डरना नहीं है,
जो फ़ोन करके धमका रहा है, डरा रहा है, उसको तुम लोग डराओ। इसको उकसाना कहते हैं। अदालत से जब अपनी हेयरिंग से बाहर आई मरीम नवाज साहिबा, और अदालत के बाहर इस बारे में बात करना सिंबॉलिक है। आप इसको समझने की कोशिश करें जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। अदालत की सीढ़ियों के बाहर मरीम नवाज साहिबा जब ये कह रही हैं तो इसका ये मतलब है, क्योंकि ऑलरेडी तौहीन अदालत का एक केस चल रहा है, ऑलरेडी इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी वाले मामला जिसके अंदर बेशक दफात चेंज हो गए लेकिन वो मुकदमा अपनी जगह पर चल रहा है, मतलब केस अभी है। क्योंकि अदालत की जो बेंच में जो जज साहिबान हैं जो इन केसेस में हैं, वो सियासतदानों को एकदम से अंडर प्रेशर नहीं करते, वो जमहूरियत पसंद हैं, वो सियासत को भी समझते हैं, वो जमहूरियत को भी समझते हैं और मान रखना चाहते हैं सियासतदानों का। ये एक अच्छी चीज़ है जितने भी जो जजेस बेंच में मौजूद हैं। लेकिन मरीम नवाज का ये बात करना कि इमरान खान साहब उकसा रहे हैं लोगों को, इंसाइट टू वायलेंस कर रहे हैं, वो इसलिए है और वो अदालत के बाहर बहुत सिंबॉलिक है। और वो इसलिए सिंबॉलिक है ताकि अदालत को भी ये चीज़ समझ में आए कि किसी को उकसाने के लिए हथियार की ज़रूरत नहीं होती। ज़बान आपका सबसे ख़तरनाक हथियार है। ऐसा मसला तो इमरान खान साहब कहते कि मैं देख लूँगा, कह सकते थे अगर स्लिप ऑफ टंग था कि जी जाओ तुम लोग उनको डराओ, डरना नहीं है, खौफ के बुत तोड़ दो। एक दफ़ा ये नहीं कहा कि मैं देख लूँगा उनको, एक दफ़ा नाम नहीं बताया, उल्टा ये कह रहे थे कि तुम लोग भी उनको डराओ, तुम लोग भी उनको जवाब दो। इसको उकसाना कहते हैं। और हम सब जानते हैं कि वो किन के बारे में बात कर रहे थे। इमरान खान साहब चाहे क्लियरली उनका नाम ले या ना ले, भाई एक तो बड़ी सिंपल चीज़ है, अगर इमरान खान साहब किसी का नाम नहीं ले रहे हैं ना तो आप समझ जाएं कि वो फौजी है और उसका ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट से है। ठीक है, आप ये बात क्लियर है। मेरे ख्याल से खुल के बातें हो रही हैं तो हमें खुल के बात करनी चाहिए। अगर उनका ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट से नहीं होता तो वो फर इमरान खान साहब नाम लेते हैं। जैसे मौलाना साहब को डीजल कहते हैं, शहबाज शरीफ को चेरी ब्लॉसम कहते हैं, नवाज शरीफ का नाम रखा हुआ है, बिलावल का नाम रखा हुआ है, आसिफ अली जरदारी का नाम रखा हुआ है, उन्होंने सबके नाम रखे हुए हैं। तो अगर वो मिस्टर एक्स कह रहे हैं, मिस्टर वाई कह रहे हैं और इधर उधर इशारों किनारों में बात करें तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि उन शख्सियत का ताल्लुक या जिसकी अब वो बात कर रहे हो नाम नहीं ले रहे तो वो इस्टेब्लिशमेंट से है, क्योंकि वहां पर जलते हैं ना, नहीं ले सकते नाम क्योंकि उनके साथ तो बना नहीं है। उनके साथ तो ये एक्टिंग है पूरा कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब हुए हैं। ये एक्टिंग है, ये इसलिए एक्टिंग है क्योंकि इमरान खान साहब को उनकी सपोर्ट चाहिए। दूसरी चीज़ जो इमरान खान साहब ने चकवाल जलसे में बहुत बुलंदो बांग कही कि मैं अपने दम पर वजीर आज़म बना, मैं अपने दम पर हुकूमत में आया। अरे कैसा दम? 2014 के अंदर लोग वो दम देख रहे थे धरने के अंदर, 126 दिन के धरने के अंदर 126 दफ़ा अंपायर की उंगली, अंपायर की उंगली, अंपायर की उंगली। और बाद में झूठ का यह आलम था, ट्विस्ट करने का यह आलम था कि वो अंपायर, वो तो मैं ऊपर बैठे अल्लाह की बात कर रहा था। मतलब कमाल ही हो गया। और फिर 2022 में खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं अपने दम पर आया था वजारत उज़्मा पर। अब राज की बात, वो राज जो मरीम नवाज ने अफशा करती, वो ये था कि मरीम नवाज कह रही हैं कि भाई इमरान खान, तुम अपने लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को मना कर रहे हो कि किसी से, इस्टेब्लिशमेंट में से किसी से मुलाकातें नहीं करनी, और खुद आप छुप छुप के बातें कर रहे हो। हैं खुद आप छुप छुप के मुलाकातें कर रहे हैं। आपने अपनी को कमेटी को, आपने अपने तमाम तर करीबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में अपने मेंबर्स को ये बताया, मरीम नवाज ने ये राज अफशा कर दिया कि इमरान खान आपने बताया उनको कि आप किस किस से क्या क्या मुलाकातें कर रहे हो और क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और सोने पे सुहागा ये, वो जब मैंने आपसे वीलॉग के शुरू में कहा था ना कि इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे थे डरना नहीं है, ISPR से सवाल पूछ रहे थे, और मेरा DG ISPR से सवाल है। मतलब DG ISPR से सवाल का मतलब ये है कि आप उस इदारे से सवाल करें, क्योंकि DG ISPR सिर्फ एक शख्स थोड़ी है, एक शख्सियत का नाम थोड़ी है, वो तो एक इदारे का स्पोक्स पर्सन है, एक इदारे का माउथ पीस है। यानी आप पूरे के पूरे इदारे से, आप मतलब पूरी की पूरी इदारे की थिंकिंग, उनके थिंक टैंक, उनके काम करने के तरीके से और इन सारी चीज़ों से आप उनको एडवाइस कर रहे हैं और उनसे सवाल पूछ रहे हैं। इन व्हाट कैपेसिटी नहीं पता। और ऐसे में ये बातें जलसों में करते हैं कि डरना नहीं है, खौफ के बुत को तोड़ो। और DG ISPR को एक बोला कि जी ये जो शरीफ और जरदारीज हैं ये नहीं कर सकते, ये करप्ट लोग हैं, ये कैसे जो है नया आर्मी चीफ लगा सकते हैं। तो बेसिकली वो जो अमरीकी साजिश का बयानिया था वो नए आर्मी चीफ की तैनाती पर आकर के रुका हुआ है और यहीं पर रुका रहेगा। तो फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं? जलसे में खुले में लोगों के सामने
भरे मजमे में इमरान खान साहब ये कहते फिर रहे हैं और उन्हीं के पार्टी के फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, वी मस्ट स्ट्राइव फॉर बैलेंस इन सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, पावर मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू पीपल ऑफ पाकिस्तान, I call upon political parties and establishment, let's rewrite political framework, let's agree on rules of game, present system has failed, Pak we need to look up for fair rules। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं जी, पावर मस्ट बी ट्रांसफर टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये ट्वीट चल भी रही है, अंग्रेज़ी में है, ठीक है, मेरी अंग्रेज़ी बस मुनासिब ही है, चाहे मर्ज़ी मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में गई हूँ, लेकिन ये मुझे समझ में आ रही है, ये मुझे इतना समझ में आ रहा है, पावर मस्ट बी ट्रांसफर टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। यानी फवाद चौधरी नून लीग के बयानिए पे, फवाद चौधरी नवाज शरीफ के बयानिए की बात कर रहे हैं, यानी फवाद चौधरी बात कर रहे हैं वोट को इज्जत दो, क्या पावर मस्ट बी ट्रांसफर टू पीपल ऑफ पाकिस्तान। एक तो ये चीज़, और दूसरी ये चीज़ कि जलसे में खड़े होकर इमरान खान साहब किस पावर की बात कर रहे हैं, वो आवाम की पावर की तो बात ही नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि DGISPR को समझना चाहिए, शरीफ और जरदारी करप्ट है, उनको आर्मी चीफ नहीं लगाना चाहिए, मतलब कि इमरान खान को लगाना चाहिए, क्योंकि इमरान खान के मुताबिक अपने दम पर वजीर आज़म बने हैं, अपने दम पर हुकूमत में आए हैं। तो ये फिर बाद में फवाद चौधरी साहब जो है ट्वीट किस लिए कर रहे हैं, क्या इन्होंने इमरान खान से पूछ के ट्वीट की है, या इमरान खान साहब एक अलग स्कूल ऑफ थॉट से हैं और फवाद चौधरी साहब एक अलग स्कूल ऑफ थॉट से, या फिर आप अपने सपोर्टर्स को जो है वो कंफ्यूज करने की कोशिश करें, या फिर आप गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, बैड कॉप इज इमरान खान एंड गुड कॉप इज फवाद चौधरी, ताकि पार्टी के अंदर जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट पूरा का पूरा ब्लॉक है, ब्लॉक क्या मतलब, प्रो एस्टैब्लिशमेंट तो पूरी पार्टी है, एक्चुअली ब्लॉक नहीं पूरी पार्टी है, ताकि वो जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट वाला एलिमेंट है वो भी रहे, और वो जो इमरान खान साहब का गुस्सा है ना एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कि भाई आपने हमारी मोहब्बत को ठुकरा दिया, जो सच्ची मोहब्बत आपने तोड़ दी, वो भी एस्टैब्लिशमेंट को पता चल जाए। तो आप पहले डिसाइड कर लेना कि नैरेटिव क्या है। आज आपको वोट को इज्जत देना याद आ गया, आज आपको सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स, यू मस्ट स्ट्राइव फॉर बैलेंस इन सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स। जब इस बैलेंस की बात कभी किसी टाइम पर शहबाज शरीफ साहब किया करते थे तो आप कहते थे कि वो NRO मांग रहे हैं, अब आप क्या मांग रहे हैं, NRO मांग रहे हैं या ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे आप। एनीवेज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जाने, लेकिन एक चीज़ है क्लियर, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ना कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ उनके बयानिए में भी है, उनकी अप्रोच में भी है, उनके तर्ज़ तकल्लुम में भी है, उनकी सियासत में भी है, और वो ये है कि वो आवाम के ऊपर एक्चुअली सही मानों में यकीन नहीं रख रहे हैं। अगर इमरान खान साहब को एक टेस्ट कर लेते हैं ना, एक टेस्ट कर लेते हैं, अगर इमरान खान साहब को वाकई अपने सपोर्टर्स और वोटर्स पे यकीन है तो इंतज़ार करें, काम करें, फलाही काम करें, अपने तमाम तर जो MPs MNAs हैं उनको कहें कि अपने हलकों में जाकर काम करें, जो डैमेज उन्होंने किया है जब तक इलेक्शन नहीं होता, और जब इलेक्शन होगा ऑर्गेनिक तरीके से इत्मीनान रखें, हौसला रखें। अगर इमरान खान पॉपुलर हैं और उनकी सपोर्ट है तो लोग वोट देंगे ना, इसमें जल्दबाजी क्या है। आर्मी चीफ की तैनाती को क्यों आपने ज़िंदगी मौत का मसला बना लिया। इस व्लॉग में इतना ही, अगले व्लॉग में आपसे मिलते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सी यू सून।